नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक आचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक एवं संसाधन भूगोल तथा एमए पूर्वार्ध भूगोल के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र तृतीय आर्थिक भूगोल से संबंधित है। साथ ही यह अन्य भूगोल के परीक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आज का हमारा विषय है आर्थिक भूगोल के उपागम, अप्रोचेस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इससे पूर्व हमने आर्थिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा और उसके विषय क्षेत्र को जाना था। आज हम आर्थिक भूगोल के अध्ययन के कौन कौन से उपागम हैं उनका अध्ययन करेंगे। आर्थिक भूगोल की जो विषय क्षेत्र है और जो विषय सामग्री है उसमें विविधता है और अलग अलग विद्वानों ने इस विशेष सामग्री को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा और विश्लेषित किया है और विषय को विश्लेषित करने का यही दृष्टिकोण उपागम कहलाता है। आर्थिक भूगोल की संकल्पना, उसका विषय क्षेत्र, उद्देश्य आदि का भूगोल के सामान्य विकास क्रम के अनुसार जैसे जैसे विकास हुआ उस विकास के कारण इसके भौगोलिक अध्ययन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपागमों का इस भूगोल में भी प्रयोग किया जाता है। भूगोल की अन्य शाखाओं की तरह आर्थिक भूगोल में भी उपागमों का उपयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। पहला है क्रमबद्ध उपागम, सिस्टमैटिक अप्रोच। दूसरा है प्रादेशिक उपागम, रीजनल अप्रोच। और तीसरा है सैद्धांतिक उपागम, थ्योरेटिकल अप्रोच। चौथा है आगमनात्मक और निगमनात्मक उपागम, एम्पिरिकल एंड डिडक्टिव अप्रोच। पांचवा है तंत्र विश्लेषण उपागम, सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। और छठा है संसाधन उपयोग प्रक्रिया उपागम, रिसोर्सेज यूज प्रोसेस अप्रोच। सर्वप्रथम बात करते हैं क्रमबद्ध उपागम की, सिस्टमैटिक अप्रोच। भूगोल के द्वैतवाद विचारधाराओं के अंतर्गत क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक उपागम का द्वैतवाद प्रमुख है। आधुनिक भूगोल के विकास काल में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर इसके जन्मदाता माने जाते हैं। इस उपागम के अंतर्गत किसी भी वस्तु और तत्व विशेष के विश्व के वितरण संबंधी सामान्य विशेषताओं का अध्ययन सम्मिलित है और ये तत्व प्राकृतिक, गैर प्राकृतिक हो सकते हैं। इस उपागम में प्रत्येक तत्व का अलग अलग अध्ययन किया जाता है और विश्व वितरण प्रतिरूप का इसका विश्लेषण किया जाता है। क्रमबद्ध उपागम प्रादेशिक उपागम का विरोधी नहीं है। इसमें तत्वों के वितरण के प्रतिरूप के आधार पर इस उपागम में प्रदेश बनाए जाते हैं और फिर उसका अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध उपागम तत्वों की प्रादेशिक विभिन्नता का विश्लेषण करता है। अगला उपागम है प्रादेशिक उपागम, रीजनल अप्रोच। इस उपागम के द्वारा किसी प्रदेश को अध्ययन की एक इकाई मानकर उसके संसाधनों के वितरण को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि भारत को संसाधन अध्ययन की एक इकाई मानने पर उसमें खनिज संसाधन, शक्ति संसाधन, जैविक संसाधन, कृषि, फसलें, जल, मृदा संसाधन आदि के मानवीय उपयोग और जनसंख्या का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसमें अध्ययन की प्रादेशिक विधि भूगोल के साथ साथ आर्थिक भूगोल में भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक भूगोल के प्रारंभिक युग में प्रादेशिक उपागम का सर्वाधिक उपयोग किया जाता था। इस उपागम में संपूर्ण विश्व अध्ययन का क्षेत्र होता है, लेकिन बड़े क्षेत्र का गहन अध्ययन करना इसमें कठिन है और ना ही किसी क्षेत्र के तत्वों का संश्लेषण करना। इसी उद्देश्य से भूगोल में प्रादेशिक उपागम के माध्यम से अध्ययन किए गए और इन अध्ययनों में विश्लेषण मात्र एक क्षेत्र तक ही होता है और ये विश्लेषण एक तत्व का न होकर संपूर्ण आर्थिक भूदृश्यों का होता है।
कभी कभी प्रादेशिक अध्ययनों में सभी विषयों का न रखकर एक वस्तु का अध्ययन किया जाता है, जिसे वस्तुपरक प्रादेशिक अध्ययन भी कहा जाता है। अर्थात प्रादेशिक उपागम में सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व को कुछ प्रदेशों में विभाजित किया जाता है और उसके बाद प्रत्येक प्रदेश में सभी तत्वों के वितरण और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध और प्रादेशिक उपागम को सम्मिलित रूप से वितरणात्मक अध्ययन पद्धति भी कहा जाता है। सैद्धांतिक उपागम, थियोरेटिकल अप्रोच, क्षेत्रीय विभिन्नताओं को स्पष्ट करने के लिए और आर्थिक कार्यों के स्थानीयकरण संबंधी सिद्धांत आदि के नियमों को विकसित करने की दृष्टि से प्रादेशिक उपागम को कुछ विद्वानों ने अक्षम्य माना, जिसके कारण सैद्धांतिक उपागम में कृषि, उद्योग आदि के स्थानीयकरण, उसके वर्गीकरण, उसके वितरण की व्याख्या के नियम और सिद्धांतों को बनाने पर जोर दिया जाने लगा। इसमें मॉडल भी बनाए गए, जैसे कि अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत, वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति का सिद्धांत, क्रिस्टॉलर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत आदि मॉडल प्रमुख हैं, जिनका आर्थिक भूगोल में प्रयोग होता है। सैद्धांतिक भूगोलवेत्ता स्थानीयकरण की व्याख्या में चरों के साहचर्य पर विशेष बल देते थे और स्थानीयकरण के कारणों पर उनका ध्यान कम गया। सैद्धांतिकरण में गणितीय और सांख्यिकीय पद्धतियों का उपयोग अधिक हुआ, जिससे अध्ययन में एक आदर्श स्थिति उत्पन्न हुई। फलस्वरूप सैद्धांतिक उपागम की महत्ता बढ़ी। आगमनात्मक और निगमनात्मक उपागम या अध्ययन की विधियाँ। आगमनात्मक उपागम के अंतर्गत अध्ययन प्रत्यक्ष अवलोकन से प्राप्त आनुभविक ज्ञान पर आधारित होते हैं। अध्ययन की यह विधि आगमनिक विधि कहलाती है। आनुभविक ज्ञान पर आधारित इस विधि के विपरीत वर्तमान में सैद्धांतिक तर्कों पर आधारित एक अन्य विधि का उपयोग हुआ, जिसे निगमनात्मक उपागम या निगमनात्मक विधि कहते हैं। इसमें कुछ मान्यताओं को लेकर तर्क के आधार पर उन परिस्थितियों में कुछ संभावित दशाएं परिकल्पित की जाती हैं और इस विधि का उपयोग अधिकतम लाभ देने वाले वितरण के निर्धारण में अधिक किया जाता है। वास्तविक उत्पादन प्रतिरूप के स्थान पर अनुकूलतम स्थिति को निर्धारित करना कुछ अर्थशास्त्री उचित समझते हैं, जिसके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग विधि का भी उपयोग किया जाता है। अगला उपागम है तंत्र विश्लेषण उपागम, सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। वर्तमान में आर्थिक भूगोलवेत्ताओं के द्वारा तंत्र विश्लेषण उपागम की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसमें किसी अर्थतंत्र के क्षेत्रीय संगठन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक कार्यों की अन्योन्याश्रितता और समग्रता पर बल दिया जाता है। तंत्र या प्रणाली एक ऐसा समूह होता है जिसमें तत्व और उनसे संबद्ध विशेषताएं परस्पर अंतर संबंधित और आश्रित होती हैं। हॉल और हैगन के अनुसार तंत्र तत्वों का एक समूह है जिसमें तत्व और उनसे संबद्ध विशेषताएं परस्पर अंतर संबद्ध होती हैं। ल्यूडविग बेस्टालेन्के ने 1951 में सामान्य तंत्र सिद्धांत जनरल सिस्टम थ्योरी का प्रतिपादन किया था, जिससे प्रभावित होकर 1966 में हॉल और हैगन ने प्रणाली उपागम के महत्व पर प्रकाश डाला था। अध्ययन पर एक अन्य उपागम संसाधन उपयोग प्रक्रिया उपागम बताया। इनके अनुसार संपूर्ण पृथ्वी के संसाधन उपयोग हेतु प्रक्रियाओं को दो मूल
भागों में बांट सकते हैं। पहला, वे प्रक्रियाएं जो संसाधन के उपयोग से संबंधित हैं, और दूसरा, वे प्रक्रियाएं जो तत्वों के क्षेत्रीय या स्थितिक अंतराल को समाप्त करने से संबंधित है। उनका मानना था कि संसाधन उपयोग, संसाधन प्रसंस्करण, गहन भूमि उपयोग से संबंधित तकनीकों और स्थैतिक अंतराल के विश्लेषण के द्वारा आर्थिक भूगोल के गत्यात्मक स्वरूप को बहुत ही अच्छे ढंग से संश्लेषित और विश्लेषित कर अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार ये आर्थिक भूगोल के अध्ययन के विकास में उपयोग में लिए जाने वाले मुख्य 6 उपागम थे। इसके आगे के भाग की वीडियो में हम आर्थिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का अध्ययन करेंगे।